हाँ जी, तो नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। अच्छे से चल रही है आप सभी की तैयारी। कौन सा टॉपिक चल रहा था भाई? हम पढ़ रहे थे कोशिका विभाजन, जिसमें हमने कैरियोकाइनेसिस को पढ़ लिया था। और आज हम पढ़ेंगे साइटोकाइनेसिस और सूत्री विभाजन के बाद में अर्धसूत्री विभाजन। तो उसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी अब वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर नहीं रही हो, पता नहीं क्या बात है, पढ़ाने की क्वालिटी में दम नहीं है, पता नहीं। चलो क्या कर सकते हैं, जो आपको सही लगे। अगला है साइटोकाइनेसिस या कोशिका द्रव्य विभाजन। कब शुरू होता है, कौन सी अवस्था के दौरान? तो याद रखना है एनाफेज, एनाफेज या पश्चावस्था। सूत्री विभाजन के दौरान द्विगुणित गुणसूत्रों का गुणन संतति केंद्रों के संपृथक्करण होता है, जिसे केंद्रक विभाजन कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। कोशिका विभाजन संपन्न होने के अंत में कोशिका द्रव्य स्वयं एक अलग प्रक्रिया द्वारा दो संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। इस प्रक्रिया को कोशिका द्रव्य विभाजन कहते हैं। ये कह रहा है कि जब कोशिका विभाजन यानी कि केंद्रक विभाजन संपन्न होने के अंत में, लगभग अंत होने वाला होता है, तब कोशिका स्वयं एक अलग प्रक्रिया द्वारा दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। प्राणी की बात करें तो प्राणी कोशिका का विभाजन जीव द्रव्य कला में, कौन सी? जीव द्रव्य कला या जीव द्रव्य झिल्ली। कौन सी? जीव द्रव्य झिल्ली में एक खांच बनने से संपन्न होता है। क्या बनने से? खांच बनने से। यानी कि इस प्रकार मान लीजिए ये कोशिका होती है, दो केंद्रक। पहले ये स्टेप होता है, अगली बार में क्या होता है, ये कुछ इस प्रकार से खांच बनती है अंदर की तरफ, और इस तरह से कोशिका बन गई। और तीसरी बार में ये दो कोशिकाएं, अलग अलग कोशिकाएं बन जाती है। खांचों के लगातार गहरा होने के अंत में केंद्र में आपस में मिलने से कोशिका का कोशिका द्रव्य दो भागों में बंट जाता है। जिस तरह मैंने ये बताया खांच विधि, एक कोशिका दो केंद्रक, फिर एक खांच बनी गहरी इस तरह से अंदर की तरफ, और धीरे धीरे ये विभाजित होकर कोशिका टूट जाती है। यदि पादप कोशिकाओं में अपेक्षाकृत अपरासरणीय कोशिका भित्ति से घिरी होती है, अतः इसमें कोशिका द्रव्य विभाजन दूसरी भिन्न प्रक्रियाओं द्वारा संपन्न होता है। अगर कुछ जंतु कोशिका में जो कोशिका विभाजन है वो खांच विधि द्वारा होता है, पादप कोशिका में खांच विधि द्वारा नहीं होता। क्यों? क्योंकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है जो अपरासरणीय होती है, और उस अप्रासरणीय कोशिका भित्ति की पाए जाने की वजह से खांच विधि द्वारा इसमें विभाजन नहीं होता। तो इसमें अलग विधियों द्वारा होता है। कोशिका विभाजन में नहीं, कोशिका भित्ति निर्माण कोशिका के केंद्रक से शुरू होता है। यानी कि इसमें जो होगा, इसमें कहां से हुआ? कोशिका द्रव्य से। इसमें पादप कोशिका में बात करें, इसमें पादप कोशिका में बात करें तो अंदर की तरफ से होता है, अंदर की तरफ से इस तरह से, ये केंद्रक, ये केंद्रक, इस तरह से, फिर इस तरह से, और फिर एक कोशिका और दो कोशिका। इसको बोलते हैं प्लेट विधि। कौन सी? प्लेट विधि द्वारा। जंतु कोशिका में खांच विधि और पादप कोशिका में प्लेट विधि। पूर्व स्थित पादप कोशिका की भित्ति से जुड़ जाता है और नई कोशिका भित्ति का निर्माण एक साधारण पूर्वगामी रचना से प्रारंभ होता है, जिसे कोशिका पट्टिका कहते हैं, जो कि संकित कोशिकाओं की भित्तियों के बीच में मध्य पट्टिका को दर्शाती है। कोशिका द्रव्यजन के समय कोशिकांग जैसे सूत्रकणिका, माइक्रोकणिका, जो कोशिकांग होते हैं वह प्लेस्टिक लगभग दो संतति कोशिकाओं में वितरित हो जाते हैं। कुछ जीवों में केंद्रक विभाजन के साथ कोशिका द्रव्यजन नहीं हो पाता। इसके परिणाम स्वरूप एक ही कोशिका में कई केंद्रक मिल जाते हैं। कई बार क्या होता है कि एक ही कोशिका में केंद्रक विभाजन तो हो जाता है, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होता। अब जब साइटोकाइनेसिस नहीं होता तो कोशिका तो एक ही रहेगी, उसी कोशिका के अंदर एक से ज्यादा केंद्रक आ जाते हैं, और उस प्रकार की कोशिका को बोलते हैं बहुकेंद्रीय कोशिका या सहकोशिका कहते हैं। ठीक है, उदाहरणतः नारियल का तरल भ्रूण कोश। पूछ लेता है कई बार पूछ लेता है कि सहकोशिका का उदाहरण बताइए, या सहकोशिका क्या होती है। तो आप क्या देना कि सहकोशिका में क्या होता है, कोशिका विभाजन के समय केंद्रक तो बन जाते हैं, लेकिन कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं हो पाता। केंद्रिका द्रव्य जो आपका कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से एक ही कोशिका में बहुत से केंद्रक बन जाते हैं, उसे सहकोशिका बोलते हैं। उदाहरण है नारियल का तरल भ्रूण कोश। जो नारियल के अंदर तरल पानी होता है वो तरल भ्रूण कोश होता है। ठीक है, चलिए सूत्री विभाजन का महत्व।
मैं एक ही लाइन में बात खत्म करता हूं। जो समसूत्री विभाजन होता है ना, वो कायिक कोशिकाओं में पाया जाता है। कौन सी? कायिक कोशिकाओं। मतलब यह कोशिका के कायिक कार्यों का संपन्न करती है, जैसे वृद्धि, विकास, मरम्मत। कौन कौन सी? जैसे शरीर की वृद्धि करना, शरीर का अंगों का विकास करना, शरीर में टूटे हुए अंगों को रिपेयर करना, ये सारे काम सूत्री विभाजन द्वारा ही होते हैं। तो इसमें फटाफट देख लेते हैं इसमें क्या बातें बोली है। सूत्री विभाजन या मध्यवर्ती विभाजन केवल द्विगुणित कोशिकाओं में होता है। कौन सी कोशिकाओं में? द्विगुणित, यानी कि जिन कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र होते हैं उन्हीं में समसूत्री विभाजन पाया जाता है। यद्यपि कुछ निम्न श्रेणी के पादपों व सामाजिक कीटों में अगुणित कोशिकाओं में सूत्री विभाजन होती है। अब एग्जाम्पल पूछ ले भी, अगुणित कोशिकाओं में कौन सी कोशिकाओं में? अगुणित कोशिकाओं में अगर देखें तो सामाजिक कीटों व कुछ निम्न श्रेणी के पादप, निम्न श्रेणी के पादप हो गए, जैसे शैवाल हो गए, ब्रायोफाइटस हो गए, ये निम्न श्रेणी के पादप होते हैं। सूत्री विभाजन का प्राणी के जीवन में क्या महत्व है, इसको आप काफी समझना आवश्यक है। क्या आप ऐसे उदाहरण जानते हैं जहां आपने अगुणित और द्विगुणित कीटों के बारे में पढ़ा है? इस विभाजन से बनने वाले द्विगुणित संतति कोशिकाओं को साधारणतः समान आनुवंशिक अवयव वाली होती है, यानी कि समान गुणसूत्र होते हैं। बहुकोशिकीय जीवधारियों की वृद्धि सूत्री विभाजन के दौरान होती है। कोशिका वृद्धि के परिणाम स्वरूप केंद्रक और कोशिका द्रव्य के बीच अनुपात अव्यवस्थित हो जाता है, इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि कोशिका विभाजित होकर केंद्रक व कोशिका द्रव्य अनुपात को बनाए रखे। सूत्री विभाजन का एक महत्वपूर्ण योगदान यह है कि इसके द्वारा कोशिका की मरम्मत होती है। अधिचर्म की ऊपरी सतह की कोशिकाएं, तो सूत्री विभाजन कहाँ पाया जाता है? अधिचर्म की ऊपरी सतह की कोशिकाएं, आहार नाल की भीतरी सतह की कोशिकाएं व रक्त कोशिकाएं निरंतर परिस्थिति होती रहती है। ठीक है, ये नॉर्मल सी बातें हैं जो आपके लिए ज्यादा टफ नहीं है। अगला है कौन सा? अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा? अर्धसूत्री विभाजन। ये थोड़ा सा आपके लिए हैवी रहने वाला है, लेकिन आप हमारे साथ जुड़े हो तो कोई भी चीज हैवी आपके लिए नहीं होगी। ठीक है, अगला है समसूत्री अर्धसूत्री विभाजन। चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, इसमें कोई ज्यादा खास बातें नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। ये थोड़ा सा और है जो, अब इसकी पहली बात आपको क्या ध्यान में रखनी है अर्धसूत्री विभाजन की, वो अपने देख लेते हैं क्या क्या आपको बातों ध्यान में रखनी है। अर्धसूत्री विभाजन, पेन चेंज करें? कर लो सर, आपके हाथ में है। अर्धसूत्री विभाजन, तो इसकी क्या खास बातें होती हैं इसकी बात सुनिए। यह जो होता है वो अगुणित कोशिकाओं में, कौन सी कोशिकाओं में? अगुणित कोशिका बनाने में, या जनन कोशिकाओं में, जनन कोशिका लैंगिक प्रजनन द्वारा संतति के निर्माण में दो युग्मकों का संयोजन होता है। बिल्कुल। अब देखो, लैंगिक जनन करते हैं तो नर व मादा युग्मकों का योगदान होता है। नर का होता है शुक्राणु और मादा का होता है अंडाणु। इसमें भी 23 गुणसूत्र, इसमें भी 23 गुणसूत्र। इन दोनों के संलयन से बनता है जाइगोट। क्या बनता है? जाइगोट। और इस जाइगोट में कितने गुणसूत्र होते हैं? इस जाइगोट में होते हैं 46 गुणसूत्र। तो लैंगिक प्रजनन द्वारा यानी कि संतति कोशिका, ये कौन सी होती हैं? मात्र कोशिकाएं, और ये होती है संतति कोशिकाएं। युग्मकों का संयोजन होता है इस, जिसमें अगुणित गुणसूत्रों का एक समूह होता है। युग्मक का निर्माण विशिष्ट द्विगुणित कोशिकाओं से होता है, यानी युग्मकों का निर्माण जो होता है वो कौन सी कोशिकाओं के द्वारा होता है? द्विगुणित युग्मकों का निर्माण। जब मैंने आपको युग्मकों का निर्माण पढ़ाया था तो उसमें बताया था, यानी कि हमारे जो स्पर्म है या फीमेल के जो ओवम होते हैं वो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा ही बनते हैं। ठीक है, तो कौन सी? युग्मकों का निर्माण। यह विशिष्ट प्रकार का कोशिका विभाजन जिसके द्वारा बनने वाली अगुणित संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। तो इसमें क्या होते हैं? गुणसूत्रों की संख्या आधी, यानी कि जो संतति कोशिका होगी, समझो इसको, ये मान लीजिए संतति कोशिका है 46 गुणसूत्र, इससे मात्र कोशिका है ये 46। संतति कोशिका में कितने कितने गुणसूत्र होंगे? तो 23 गुणसूत्र होंगे। कितने कितने गुणसूत्र होंगे? 23 गुणसूत्र होंगे। तो इसमें आपको इतनी बात समझ में आई है कि जो यह एक विशेष प्रकार का विभाजन होता है जो जनन कोशिकाओं में पाया जाता है, जिसके अंदर जो जनन कोशिका होती है उसमें जो संतति कोशिका होती है, जनन कोशिका के आधे गुणसूत्र उसमें पाए जाते हैं, और उस प्रकार की कोशिका को बोला जाता है अगुणित कोशिका।
ठीक है, चलिए, इस प्रकार के विभाजन को अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। लैंगिक जनन करने वाले जीवधारियों के जीवन चक्र में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित अवस्था उत्पन्न होती है। यानी कि लैंगिक जनन जो करते हैं प्राणी, उनमें जो अर्धसूत्री विभाजन होता है उसी के द्वारा ही अगुणित अवस्था उत्पन्न होती है। यानी कि इसी के द्वारा ही शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण होता है। ठीक है, वह निषेचन द्वारा द्विगुणित पुनः अवस्था स्थापित होती है। और निषेचन होता है, निषेचन के बाद ही क्षाणिज गुणसूत्र बनता है, जाइगोट बनता है। अब यह जाइगोट समसूत्री विभाजन करके एक नया जीव का निर्माण करता है। पादपों में प्राणियों में युग्मक जनन के दौरान अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो कब होता है अर्धसूत्री विभाजन? युग्मक जनन के दौरान, यानी कि शुक्राणु व अंडाणु के निर्माण के दौरान, जिसमें परिणाम स्वरूप अगुणित युग्मक उत्पन्न होते हैं। अर्धसूत्री विभाजन की मुख्य विशेषताएं हैं, देखते हैं क्या क्या विशेषताएं हैं। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान केंद्रक व कोशिका का विभाजन दो अनुक्रमिक चक्र में संपन्न होता है, जिसे अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड कहते हैं। यानी कि जो समसूत्री विभाजन होता है उसमें एक स्टेप होता है, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था, अंतावस्था और साइटोकाइनेसिस। अब समसूत्री विभाजन कंप्लीट। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें दो स्टेप होंगे, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड, दो बातें होंगी इसमें। ठीक है, इस विभाजन में डीएनए प्रतिकृति का सिर्फ एक चक्कर पूर्ण होता है। डीएनए की प्रतिकृति का क्या होता है? एक ही चक्कर पूर्ण होता है, यानी कि डीएनए की प्रतिकृति एक बार होती है। इस अवस्था में पैतृक गुणसूत्रों के प्रतिकृति के साथ समान संतति अर्ध गुणसूत्र बनने के बाद अर्धसूत्री अवस्था प्रारंभ होती है। यानी कि इस अवस्था में जो पैतृक गुणसूत्र होते हैं उसकी प्रतिकृति होती है, उसके साथ संतति अर्ध गुणसूत्र बनते हैं। यानी कि गुणसूत्र आधे हो जाते हैं और अर्धसूत्री प्रारंभ होती है। अर्धसूत्री सेकंड विभाजन में समजात गुणसूत्रों का युगलन व पुनर्विभाजन होता है। यानी कि अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होता है वो समसूत्री के समान ही होता है। किसके समान होता है? समसूत्री के समान। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, समसूत्री विभाजन के समान ही होता है कौन? अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। अर्धसूत्री विभाजन सेकंड के अंत में चार अगुणित कोशिकाएं बनती हैं। अर्धसूत्री विभाजन की निम्न अवस्थाओं को व्यक्तिगत किया गया: पूर्वावस्था फर्स्ट, पूर्व मध्यावस्था फर्स्ट, पश्चावस्था फर्स्ट और अंतावस्था फर्स्ट। पूर्वावस्था सेकंड, मध्यावस्था सेकंड, पश्चावस्था सेकंड और अंतावस्था सेकंड। चलिए, तो अब पढ़ते हैं अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट को। इसको पढ़ते हैं अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी, ज्यादा लंबी चौड़ी इसमें अभी तक बातें नहीं है, तो फटाफट करते हैं इसको। पूर्वावस्था यानी कि प्रोफेज फर्स्ट। अर्धसूत्री विभाजन प्रोफेज फर्स्ट की तुलना में, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की पूर्वावस्था की तुलना में समसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था से की जाए तो यह अधिक लंबी व जटिल होती है। इसका मतलब है कि जो समसूत्री हमने विभाजन पढ़ा था, समसूत्री विभाजन की जो पूर्वावस्था थी, क्या थी? जो समसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था थी उसकी तुलना अगर हम अर्धसूत्री विभाजन के साथ करें, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के साथ करें पूर्वावस्था, तो ये इसके मुकाबले काफी लंबी व जटिल होती है, काफी लंबी व जटिल होती है। यानी कि ये दोनों अवस्थाएं समान नहीं होती। पूर्वावस्था जो होती है समसूत्री में वो थोड़ी छोटी होती है, अर्धसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था के समान नहीं होती। गुणसूत्रों के व्यवहार आधार पर इन्हें 5 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। यानी कि इसकी पूर्वावस्था को आगे 5 और भागों में बांट दिया गया है। कौन कौन सी है? देखिए 5 भाग। तो लेप्टोटिन, कौन सा? लिखो भैया आप भी, लेप्टोटिन। लेप्टोटिन को क्या बोला जाता है? तनुपट। क्या बोला जाता है? तनुपट। दूसरा है जाइगोटिन, जाइगोटिन जिसको बोला जाता है युग्मपट। तीसरा है स्थूलपट। तनुपट लेप्टोटिन, युग्मपट जाइगोटिन, स्थूलपट पैकेटिन। पैकेटिन यानी कि स्थूलपट।
स्थूल, उसके बाद में है द्विपट यानी कि डिप्लोटिन, डिप्लोटिन या द्विपट। अगला है डायकाइनेसिस, डायकाइनेसिस जिसको बोला जाता है प्रगतिक्रम, प्रगतिक्रम। ये आपको पांच स्टेप याद रखने हैं, यानी कि पूर्वावस्था के भी आगे 5 भाग हैं। कौन कौन से? लेप्टोटिन, तनुपट, जाइगोटिन, युगमपट, पैकेटिन, स्थूलपट, डिप्लोटिन, द्विपट और डायकाइनेसिस, प्रगतिक्रम। साधारण सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर तनुपट यानी कि लिप्टोटिन अवस्था के दौरान गुणसूत्र धीरे धीरे स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। तनुपट में क्या होता है? गुणसूत्र धीरे धीरे। तो देखिए तनुपट, तनुपट में क्या होगा? गुणसूत्र दिखेंगे धीरे धीरे, गुणसूत्र दिखते हैं, धीरे धीरे गुणसूत्र दिखाई देने लगते हैं। गुणसूत्र का सहनन, कंपनेशन पूरी तरह तनुपट अवस्था के दौरान जारी रहता है, यानी कि गुणसूत्र का सहनन, गुणसूत्र का सहनन जारी रहता है। ठीक है। इसके उपरांत पूर्वावस्था फर्स्ट का द्वितीय चरण प्रारंभ होता है, यानी कि अब आ गया युगमपट। कौन सा पट? युगमपट, युगमपट। इस अवस्था के दौरान गुणसूत्रों का आपस में युग्मन प्रारंभ होता है, गुणसूत्रों का युग्मन, गुणसूत्रों का युग्मन प्रारंभ होता है और इस प्रकार की समस्या को सूत्र युग्मन कहते हैं और उसे बोलते हैं सूत्र युग्मन। तो सूत्र युग्मन की प्रक्रिया कहां पे होती है? पूर्वावस्था फर्स्ट और जाइगोटिन या युगमपट। युगमपट इस प्रकार के गुणसूत्र को युग्मन का समजात गुणसूत्र कहते हैं। कौन से गुणसूत्र कहते हैं इन प्रकार के गुणसूत्रों को? समजात गुणसूत्र। इस अवस्था का इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म लिखि यह दर्शाता है कि गुणसूत्र सूत्र युग्मन के साथ एक जटिल संरचना का निर्माण होता है, जिसे क्या बोलते हैं? सिनेप्टोनिमल सम्मिश्र। इसके दौरान एक जटिल संरचना बनती है, क्या बनती है? सिनेप्टोनिमल सम्मिश्र, सिनेप्टोनिमल सम्मिश्र। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। सम्मिश्र संरचना बनती है, सिनेप्टोनिमल सम्मिश्र रचना बनती है, जिस सम्मिश्र का निर्माण एक जोड़ी सूत्र युग्मित समजात गुणसूत्रों के द्वारा होता है, उसे युगली अथवा चतुष्क कहते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? युगली अथवा चतुष्क कहा जाता है। अगला, यद्यपि ये अगली अवस्था में अधिक स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं, पूर्वावस्था फर्स्ट की उपयुक्त अवस्थाओं को स्थूलपट अवस्था से अपेक्षाकृत कम अवधि होती है, यानी कि स्थूलपट की अपेक्षा, दोनों की अपेक्षा जो होती है वो कम होती है, यानी कि स्थूलपट जो होता है वो कम अवधि का होता है। इस अवस्था के दौरान प्रत्येक युगली गुणसूत्र के 4 अर्ध गुणसूत्र चतुष्क के रूप में अधिक स्पष्ट दिखाई देते हैं, यानी कि एक स्पष्ट गुणसूत्र है, इसके कितने गुणसूत्र युगली दिखाई देते हैं? 4। कितने दिखाई देते हैं? 4 गुणसूत्र युगली दिखाई देते हैं। कौन सी? स्थूलपट। ठीक है, आगे देखिए। पहले में गुणसूत्र स्पष्ट, दूसरे में गुणसूत्रों का युग्मन और तीसरे में क्या होता है? गुणसूत्रों को स्पष्ट दिखाई देते हैं। इस अवस्था में पुनर्युग्मज ग्रंथिकाएं दिखाई देने लगती हैं, जहां पर समजात गुणसूत्रों के असंतुलित अर्ध गुणसूत्रों के बीच विनिमय ओवर होता है। विनिमय के दौरान 2 समजात गुणसूत्रों के बीच आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है, यानी कि अब क्या होता है? आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान, आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान। आनुवंशिक गुणसूत्रों का आदान प्रदान। ठीक है। विनिमय एंजाइम द्वारा नियंत्रित प्रक्रिया है। जो एंजाइम इस प्रक्रिया में भाग लेता है उसे रिकॉम्बिनेज एंजाइम कहते हैं, यानी कि इस प्रक्रिया में भाग लेने वाले एंजाइम होते हैं, उस एंजाइम को बोलते हैं रिकॉम्बिनेज एंजाइम। क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेज एंजाइम। 2 गुणसूत्रों में आनुवंशिक पदार्थों का पुनर्योजन जीन विनिमय द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जीन विनिमय, जीन विनिमय द्वारा।
जीन विनिमय 12th क्लास में पढ़ाऊंगा आपको मैं, ठीक है, जीन विनिमय द्वारा। समजात गुणसूत्रों के बीच पुनर्योग स्थूल पट अवस्था के अंत तक पूर्ण हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप विनिमय स्थल पर गुणसूत्र जुड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। अगला है द्विपट के प्रारंभ में सिनेप्टोनिमल सम्मिश्र का विघटन होता है। द्विपट में क्या होता है? सिनेप्टोनिमल सम्मिश्र का विघटन और युगली के समान गुणसूत्र विनिमय बिंदु के अतिरिक्त एक स्थान से अलग होने लगते हैं। गुणसूत्र क्या होंगे अब? एक दूसरे से अलग। विनिमय बिंदु एक्स आकार की संरचना को काइजमेटा कहते हैं, यानी कि उसमें कैसे बनती है? एक इस प्रकार से गुणसूत्र में एक्स आकार की संरचना बनती है, इसको क्या बोलते हैं? काइजमेटा। क्या बोलते हैं? काइजमेटा बोलते हैं, ठीक है। कुछ कशेरुकी प्राणियों के अंडकों में द्विपट महीनों या वर्षों बाद समाप्त होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ प्राणियों के अंडकों में द्विपट महीनों या कई वर्षों बाद समाप्त होता है। अर्धसूत्री विभाजन पूर्वावस्था फर्स्ट की अंतिम प्रावस्था होता है, पारगति क्रम या डायकाइनेसिस कहलाती है, जिसमें काइजमेटा का उपांति भवन हो जाता है, जिससे काइजमेटा का अंत होने लगता है। यानी कि इसमें क्या होता है? काइजमेटा का अंत होता है। इस अवस्था में गुणसूत्र पूर्णतः संगनित हो जाते हैं। गुणसूत्र क्या हो गए? पूर्णतः संगनित हो गए। वह तरकु तंतु एकत्रित होकर समजात गुणसूत्रों को अलग करने में सहयोग प्रदान करते हैं। अब तरकु तंतु क्या होते हैं? समजात गुणसूत्रों को करते हैं अलग। इसके अंत तक केंद्रिका अदृश्य हो जाती है। केंद्रिका अदृश्य, केंद्रिका नहीं दिखाई देती है, और केंद्र का आवरण भी विघटित हो जाता है और मध्यावस्था के प्रगमन को निरूपित करता है। केंद्र का आवरण भी क्या हो जाता है? विघटित हो जाता है। अगली प्रक्रिया क्या है? मध्यावस्था फर्स्ट। कौन सी? मध्यावस्था फर्स्ट। अब मध्यावस्था फर्स्ट आ गई है। युगली गुणसूत्र मध्य रेखा पटलिका पर अवस्थित हो जाते हैं। अब देखो यहाँ पर इस डायग्राम को देखो आप थोड़ा सा। पूर्वावस्था में गुणसूत्र ये अलग हो गए, ये अलग हो गए। मध्यावस्था में गुणसूत्र क्या गए? मध्य में आधे 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 आधे। इसके बाद में गुणसूत्र और आधे आधे टूटकर अलग हो गए और ये एक कोशिका का निर्माण हो गया। यानी कि अगर आपको पूर्वावस्था फर्स्ट इसमें मेनली याद करनी है, बाकी तो इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है, ठीक है। इस डायग्राम को देखो। विपरीत ध्रुवों के तरकु तंतु के सूक्ष्म नलिकाओं समजात गुणसूत्रों के जोड़ों के साथ काइनेटोकोर से चिपक जाती है, जैसे समसूत्र विभाजन में हुआ था। पश्चावस्था में समजात गुणसूत्र पृथक हो जाते हैं, जबकि संतरी अर्धसूत्र गुणसूत्र बिंदु से जुड़े रहते हैं, ठीक है। अंतवस्था, इसमें कोशिक इस अवस्था में केंद्रक आवरण और केंद्रिका पुनः स्पष्ट होने लगते हैं। कोशिका द्रव्य विभाजन शुरू हो जाता है और कोशिका की इस अवस्था को कोशिका द्रव्य कहते हैं। जबकि बहुत सारे मामलों में गुणसूत्र का कुछ छिद्रकाप भी हो जाता है, जबकि अंतरावस्था केंद्रक में पूर्णतः फैली अवस्था में नहीं मिलती है, ठीक है। दो अर्धगुणसूत्री विभाजन के बीच की अवस्था को अंतरावस्था या इंटरकाइनेसिस कहते हैं। दो अर्धसूत्री विभाजन के बीच, यानी कि अर्धसूत्री फर्स्ट और अर्धसूत्री सेकंड के बीच की जो अवस्था होती है, इनसे बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस, ये बात को याद रखना है। इस कम समय के लिए होती है, इसमें डीएनए का द्विगुणन नहीं होता। इसके बाद पूर्वावस्था सेकंड आ जाती है, जो पूर्वावस्था काफी सरल होती है। ये इससे काफी सरल है, ठीक है। क्या होता है? बस गुणसूत्रों का डबल ही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। चलो फटाफट इसको भी देख लेते हैं। अर्धसूत्री विभाजन सेकंड, इसमें क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन सेकंड में गुणसूत्र का पूर्ण लंबा होने के पहले वह कोशिका द्रव्य विभाजन के तत्काल बाद प्रारंभ होता है। यानी कि ये कब? कोशिका द्रव्य विभाजन के तुरंत बाद ही प्रारंभ हो जाता है। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के विपरीत अर्धसूत्री विभाजन सेकंड सामान्य सूत्री विभाजन के समान होता है। पूर्वावस्था सेकंड का केंद्रक पहले इसलिए बोले कि इसके समान है तो ज्यादा आवरण अदृश्य हो जाता है, गुणसूत्र पुनः संगनित हो जाते हैं। मध्यावस्था में क्या था? इस अवस्था में गुणसूत्र मध्यांश पर प्रतिबद्ध हो जाते हैं और विपरीत ध्रुवों को तरकु तंतु की सूक्ष्म नलिका इससे संतति अर्धगुणसूत्र के काइनेटोकोर से चिपक जाती है। सेम वही बात जो मैंने आपको समसूत्र में पढ़ाई थी, इसलिए फटाफट रिवाइज करवा रहा हूं क्योंकि आप समझदार हो। पश्चावस्था, इस अवस्था में गुणसूत्र बिंदु अलग हो जाते हैं और इनमें जुड़ी संतति अर्धकाइनेटोकोर से जुड़ी हुई सूक्ष्म नलिकाओं का छोटा होने के कारण कोशिका विपरीत ध्रुव पर चले जाते हैं। अंतरावस्था, यह अवस्था सूत्री विभाजन की अंतिम अवस्था होती है, जिसमें गुणसूत्रों को दो समूह पुनः केंद्र का आवरण द्वारा घिर जाते हैं। कोशिका द्रव्य विभाजन के उपरांत चार अगुण कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। अर्धसूत्री विभाजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लैंगिक जनन करने वाले जीवों की प्रत्येक जाति में विशिष्ट गुणसूत्र की संख्या पीढ़ी दर पीढ़ी संचित रहती है। ये इंपॉर्टेंट लगाओ जी, प्रत्येक जाति में विशिष्ट गुणसूत्रों की संख्या पीढ़ी दर पीढ़ी संचित रहती है। ये अर्धसूत्री विभाजन की ही देन है।
यद्यपि विरम्भाभ्यासी प्रक्रिया के दौरान परिणाम स्वरूप गुणसूत्रों की संख्या अधिक हो जाती है। इसके दौरान जीव तरंग की संख्या में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी आनुवंशिक भिन्नताएं बढ़ती हैं। यानी कि ये और क्या काम करता है, आनुवंशिक विभिन्नताओं को बढ़ाता है। आनुवंशिक विभिन्नताएं क्या होती हैं, तो आनुवंशिक विभिन्नताएं होती है हम हमारे पूर्वजों से कुछ अपडेट होते आ रहे हैं, ठीक है। यानी कि हमारे दादाजी थोड़े अलग किस्म के आदमी थे, पापा जी थोड़े अलग किस्म के, हम थोड़े अलग किस्म के, हमारी संतति होगी वो हमारे से भी एडवांस में होगी, तो ये विभिन्नताएं होती हैं वो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ही उत्पन्न होती है। विकास प्रक्रिया के लिए विभिन्नताएं अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये था हमारा अर्धसूत्री विभाजन कंप्लीट। अगला चैप्टर जो होगा वो हमारा होगा जैव अणु। जैव अणु, ठीक है। स्तनधारियों की कोशिकाओं में औसत कोशिका चक्र की अवधि कितनी होती है भाई, 24 घंटे। जीव द्रव्य विभाजन केंद्र के बीच में क्या अंतर होता है, इसमें कोशिका द्रव्य विभाजन होता है, इसमें गुणसूत्रों केंद्र के 1 से 2 बनते हैं। अंतरावस्था में होने वाली घटनाओं का वर्णन कीजिए, बिल्कुल करना है अभी। जी प्रशांतावस्था क्या है, जिसमें कोशिकाओं का विभाजन रुक जाता है। सूत्री विभाजन को समविभाजन क्यों कहते हैं, क्योंकि गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है। इस प्रकार से आप इसको क्वेश्चनों को कर लेना, ठीक है। फिर आगे हम जिक्र करेंगे अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ, ठीक है। तो क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को करना सब्सक्राइब। हम ये वीडियो बनाता हूँ, जब मैं ये वीडियो बनाता हूँ तो लाइट पंखों को ऑफ रखता हूँ, लाइट को ऑन रखता हूँ, पंखों को ऑफ रखता हूँ, ताकि आवाज हवा की ना आए, मेरी ही आए, ठीक है। तो आप इस क्लास को देखा करो भाई, आपके लिए तो की जा रही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को करना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नए टॉपिक के साथ, तब तक आप सभी का धन्यवाद।